रीबर्थ ऑफ मैड किंग एपिसोड 14। जैसे ही शौर्य कमरे में पहुंचा, उसने देखा कि कोको कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए और अब गुस्सा उसके चेहरे पर साफ दिखने लगा था। मगर फिर उसने अपने होठों पर मुस्कान लाते हुए कहा, बेबी, तुम कहाँ हो? चलो जल्दी से सामने आ जाओ। इतना कहकर उसने कमरे के अंदर कदम रखा। उसके दोस्त भी उसके साथ अंदर आ गए थे। शौर्य और उसके दोस्त आसपास देखने लगे, लेकिन उन्हें कोको कहीं नजर नहीं आए, जिससे उनके चेहरे के भाव भी बदल गए। उसका एक दोस्त मुस्कुराते हुए बोला, मैं वॉशरूम में देखता हूँ, शायद वह हमारे सामने आने से शर्मा रही हो। ये कहकर वो हंसते हुए वॉशरूम की तरफ चला गया। दूसरा दोस्त आंख मारते हुए चेंजिंग रूम की तरफ जाते हुए बोला, मैं भी चेक करता हूँ, शायद वो कपड़े चेंज कर रही हो और मुझे कुछ देखने को मिल जाए। जैसे ही उसने ये कहा, बाकी सभी हंसने लगे। उधर कोको इस वक्त दरवाजे के पीछे छिपी हुई थी। उसके हाथ में एक फूलदान था और वह बेहद डरी हुई थी। भले ही वह एक स्ट्रांग लड़की थी, लेकिन इस सिचुएशन में कोई भी लड़की घबरा जाती। उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो खुद को कांपने से रोक नहीं पा रही थी। कोको ने फूलदान को कसकर पकड़ रखा था और धीरे धीरे दरवाजे के पीछे से बाहर निकलते हुए कमरे के बाहर जाने की कोशिश करने लगी। उसने देखा कि किसी ने उसे नहीं देखा है, तो वह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वहां से बाहर निकल गई, ताकि किसी को उसके भागने की आवाज न सुनाई दे। शौर्य के दोनों दोस्त जब कमरे के बाकी हिस्सों की चेक करके लौटे, तो वे निराश होकर बोले, आखिर वह गई कहाँ? जितना हमें सताएगी, उतना ही उसे दर्द देने में मजा आएगा। इतना कहकर एक दोस्त ने गुस्से में टेबल पर लात मार दी। फिर वो गर्दन को टेढ़ा करते हुए बेड के नीचे कोको को ढूंढने लगा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। अब शौर्य के अंदर का गुस्सा चरम पर पहुंच चुका था। बौखलाते हुए वो चिल्लाया, जाओ, उसे पूरे होटल में ढूंढो, मुझे वह किसी भी कीमत पर अपने सामने चाहिए। उसके इस तरह चिल्लाने से उसके सभी दोस्त थोड़ा डर गए, मगर वे सभी कोको को अपने सामने देखना चाहते थे, इसलिए वे तुरंत उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद शौर्य ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, तुम मुझसे भाग नहीं सकती, कोको, तुम्हें मेरी बाहों में आना ही होगा, चाहे प्यार से या जबरदस्ती से। मैं तब तक तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा जब तक तुम पूरी तरह से टूट नहीं जाती और मेरा मन नहीं भर जाता। और तुम्हारे प्यारे डैडी मिस्टर भास्कर को भी तो उनकी औकात दिखानी है। इतना कहकर वो हंसते हुए बाहर चला गया। उधर आन्विक ने अपने शिकार को पहले ही देख लिया था और वो सिक्योरिटी रूम से निकलकर प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ गया, जहां उसका शिकार था। लेकिन उसके कदम अचानक रुक गए और उसकी आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने देखा कि उसके दोनों शिकार होटल से बाहर निकलकर जा रहे थे। आन्विक अपने गर्दन पर हाथ फिराते हुए ठंडी हंसी के साथ बोला, इंटरेस्टिंग, और फिर वो डेविल स्माइल करते हुए उनके पीछे चल दिया। जिस आदमी और बच्ची का आन्विक पीछा कर रहा था, वे दोनों होटल से निकलकर पार्किंग एरिया की ओर बढ़ रहे थे। वो छोटी सी बच्ची सड़क पर खड़ी होकर एक्साइटेड होकर अपने डैडी से बोली, डैडी, मुझे वो बैलून चाहिए, आप मुझे ला कर देंगे ना? वो आदमी हंसते हुए बोला, तो मेरी लिटिल प्रिंसेस को वो बैलून चाहिए? रुको, मैं अभी ला देता हूँ। इतना कहकर वो सड़क के किनारे की ओर बढ़ने लगा, ताकि बैलून खरीद सके। उधर वो छोटी सी लड़की अपने डैडी को देखकर खुश हो रही थी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक खतरा उसकी ओर बढ़ रहा है। आन्विक शैतानी मुस्कान के साथ धीरे धीरे बच्ची की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही आन्विक बच्ची के पास पहुंचा, उसने अपनी गन निकालने के लिए हाथ उठाया ही था कि अचानक एक लड़की उसके सामने आ गई। वह खुश होकर बोली, ध्वंस, तुम यहाँ हो। अच्छा हुआ कि तुम मुझे यहाँ मिल गए। मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? मैं तुम्हारी चाशनी हूँ। क्या तुम भूल गए कि तुम मुझसे कितना प्यार करते थे? चाशनी, जो यहाँ किसी काम से आई थी, आन्विक को देखकर उसे अपना पुराना प्यार ध्वंस समझ बैठी। आन्विक का चेहरा भावहीन था। वो चाशनी को ठंडी नजरों से देखते हुए गंभीर आवाज में बोला, मेरा नाम आन्विक है। इससे ज्यादा कुछ कहे बिना उसने चाशनी को एक और धक्का दे दिया, जिससे वो जमीन पर गिर गई। आन्विक फिर अपने शिकार की तलाश में इधर उधर देखने लगा, लेकिन उस बच्ची का कहीं नामो निशान नहीं था। ये देख उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने आसपास तलाश की, पर बच्ची गायब थी। तभी चाशनी दर्द और गुस्से में रोते हुए बोली, तुम मुझे कैसे धक्का दे सकते हो? आन्विक ने तुरंत उसकी तरफ झपटते हुए उसकी गर्दन पकड़ ली। उसके दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शिकार को भगाने की? अब तुम्हें इसका अंजाम भुगताऊंगा।
आन्विक ने चाशनी की गर्दन पर पकड़ और कस दी, जिससे उसका चेहरा लाल पड़ने लगा। सांस घुटने लगी और वो दर्द से तड़प उठी। आह! चाशनी घबराहट और दर्द के बीच किसी तरह बोली, तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे मार नहीं सकते। आन्विक की आंखों में पागलपन की झलक थी। उसने चाशनी की ओर तीखी नजरों से देखते हुए शैतानी मुस्कान के साथ कहा, मैं किसी को भी मार सकता हूं, क्योंकि आई एम बैड बॉय। इतना कहते ही उसने चाशनी को हवा में उठा लिया। चाशनी को लगा कि यह उसकी लाइफ का आखिरी वक्त है। उसका दम घुट रहा था और अब उसकी सांस भी धीमी पड़ने लगी थी। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही, मगर आन्विक की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो उसकी पकड़ से छूट नहीं पा रही थी। तभी होटल के बाहर कोको भागते हुए वहां पहुंच गई। वो बेहद डरी हुई थी, मगर अपनी जान बचाने के लिए उसने कदम बढ़ाए। पीछे मुड़कर देखने पर उसने शौर्य और उसके दोस्तों को एंट्रेंस की तरफ आते देखा, तो वो और भी घबरा गई। फिर वो पार्किंग एरिया की तरफ भागी। वहां बहुत अंधेरा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां छिपे। तभी उसने एक एक करके कार को चेक किया, तो उसे एक कार खुली हुई थी। कोको खुश हो जाती है। फिर उस कार की डिग्गी में छुप गई। कोको का पूरा शरीर कांप रहा था। वो रोते हुए अपने मन में बुदबुदाए, डैडी मेरी मदद करिए, एंग्री बट तुम कहाँ हो। उसके मुंह से रोने की आवाजें निकल रही थीं, पर उसने उन्हें दबाने की कोशिश की। उधर आन्विक, जो चाशनी का दम घोटने ही वाला था, अचानक उसने देखा कि उसका शिकार पार्किंग एरिया की ओर जा रहा है। उसने चाशनी को झटके से छोड़ दिया। दूसरी ओर वह आदमी अपनी बेटी को लेकर पार्किंग एरिया में आ पहुंचा। कार में बैठते ही उसने गाड़ी स्टार्ट की और खुशी खुशी वहां से निकल गया। आन्विक ये देख गुस्से में जलने लगा। उसने बिना समय गंवाए अपनी कार में बैठकर उनका पीछा करना शुरू कर दिया। वहीं चाशनी बेहोशी की हालत में खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, मगर आन्विक के जाने के बाद वो बेहोश होकर गिर पड़ी। दूसरी ओर ध्वंस अपने कमरे में बैठा हुआ था और अविका का इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी, जैसे कि वो कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा हो। तभी कमरे का दरवाजा खुला और वो मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ देखने लगा, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी बीवी के बजाय कोई और है, तो उसका चेहरा कठोर हो गया। वो घूरते हुए बोला, क्या आपको नहीं लगता कि इस वक्त इस कमरे में मेरी बीवी को होना चाहिए था? अगर लोग हमें इस तरह रात में एक ही कमरे में देखेंगे तो गलत समझेंगे। विध्वंस ध्वंस को जानलेवा नजरों से देखता रहा और फिर ऑर्डर देते हुए बोला, जाओ आन्विक को लेकर आओ। उसकी आवाज गंभीर और ठंडी थी। ध्वंस की नीली आंखें गहरी और अजीब नजर आ रही थीं। उसमें कंफ्यूजन भी दिख रहा था। वो कुछ कहना ही चाहता था कि एक ख्याल उसके मन में आया। तभी विध्वंस फिर से उसे ऑर्डर देते हुए बोला, अंडरस्को, वो एक छोटी बच्ची को मारने वाला है। याद रहे, उस बच्ची को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ये कहकर वो चला गया, तो ध्वंद ने अपने कमरे में चारों ओर देखा, जहां जगह जगह लाल गुलाब की पंखुड़ियां फैली हुई थीं। उसने दांत पीसते हुए कहा, कहाँ तो मैं सुहागरात की तैयारी कर रहा था, और कहाँ मुझे जंग के मैदान में भेजा जा रहा है। इस तरह मैं बच्चा कैसे पैदा करूंगा? वो काफी नाराज हो गया और अपने हमशक्ल आन्विक को खत्म करने की ठान ली, क्योंकि उसकी सुहागरात पर उसके कारण ही पानी फिर चुका था। गुस्से में अपनी गन उठाते हुए वो तुरंत महल से बाहर निकला। उसने अपने लंबे बालों को पीछे की तरफ झटकते हुए कार में बैठा और तेजी से वहां से निकल गया। कुछ ही देर में कई कारें उसके पीछे निकल पड़ी। वह आदमी जब अपनी बेटी के साथ अपने घर पहुंचा तो बहुत खुश नजर आ रहा था। इस वक्त वह पार्किंग एरिया में था। वह अपनी बेटी को लेकर फ्लैट की तरफ जा रहा था, क्योंकि वह एक फ्लैट में ही रहता था। उसकी छोटी सी बेटी के हाथ में एक बैलून था, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो रही थी। उनके जाने के बाद धीरे धीरे कार की डिग्गी खुली और कोको घबराते हुए बाहर निकली। उसने इधर उधर देखा, आसपास कोई नहीं था, तो वह धीरे धीरे बाहर निकल आए। कोको ने अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भागने की कोशिश की, मगर फिर उसे एहसास हुआ कि वह इस जगह को नहीं जानती। उसके चेहरे पर चिंता के भाव आ गए और उसने परेशान होकर कहा, अब मैं क्या करूं? क्या मुझे किसी से मदद लेनी चाहिए? इतना कहकर वह निराश हो गई, क्योंकि उसके पास उसका फोन भी नहीं था। तभी उसे कुछ याद आया और वह घबराकर बोली, अरे नहीं, मेरा जानू कहाँ है? वो तो उसी होटल में छूट गया होगा। इतना कहते ही वो और भी ज्यादा घबरा गई और फिर किसी की मदद लेने की कोशिश करने लगी। वहीं दूसरी ओर विनाश उसी होटल में था जहां कोको को किडनैप करके रखा गया था। जानो इधर उधर घूमते हुए विनाश के पास पहुंच चुका था। उसने देखा कि विनाश सोफे पर बैठा हुआ था।
जानू तेजी से दौड़ते हुए उसके पास गया और उसके पैरों के पास घूमने लगा। वहां मौजूद लोगों ने जानू को देखा तो उसे डॉग समझ लिया, क्योंकि वो अभी भी डॉग जैसा ही दिखता था। उनमें से कुछ लोग गुस्से में बोले, इस डॉग को अंदर किसने आने दिया? सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो। विनाश, जो गुस्से में सामने बैठे इंसान को देख रहा था, अचानक उसकी नजर जानू पर पड़ी। उसने सिक्योरिटी गार्ड्स को देखा जो वे जानू की ओर बढ़ रहे हैं। उसने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया और जानू की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। फिर उसने उसे सोफे पर फेंका और इधर उधर कोको को ढूंढने लगा, क्योंकि जानू अक्सर कोको के साथ ही रहता था। जब विनाश को कोको कहीं नजर नहीं आई, तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने अपनी सिगरेट निकालते हुए कड़क आवाज में जानू से पूछा, तुम्हारी मालकिन कहाँ है? जानू ने आवाज निकाली और अपनी पूंछ हिलाई, फिर जल्दी से वहां से भागने लगा। जब उसने देखा कि विनाश पीछे नहीं आ रहा है, तो वह वापस जाकर विनाश की पैंट को खींचने लगा, जैसे उसे चलने का इशारा कर रहा हो। विनाश तुरंत खड़ा हुआ। उसने अपनी आस्तीन के बटन लगाते हुए सिगरेट अपनी उंगलियों के बीच दबाए और एक हाथ जेब में डालकर धीरे धीरे जानू के पीछे चलने लगा। वहां खड़े लोग ये देखकर हैरान थे कि विनाश एक जानवर के पीछे जा रहा है, मगर उसके कमांडो भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगे। विनाश जिस बिजनेसमैन के साथ मीटिंग कर रहा था, वह भी हैरान था। विनाश ने किसी की परवाह न करते हुए जानू के साथ उस कमरे में पहुंचा जहां कोको को रखा गया था, मगर वहां का सारा सीन बदल चुका था। रूम खाली था और रूम की हालत भी थोड़ी बिखरी हुई थी। ये देखकर विनाश की आंखें छोटी हो गईं। उसने पीछे खड़े कमांडोज को ऑर्डर दिया, पता करो यहाँ क्या हुआ था। कमांडोज ने कुछ ही देर में सारा मामला विनाश को बता दिया। विनाश की आंखें बेहद ठंडी नजर आ रही थीं। उसने अपनी हथेली में सिगरेट को दबाया और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, लगता है वो इंसान जीना नहीं चाहता। इतना कहकर वो गुस्से में वहां से निकल गया। विनाश उस कमरे में तब पहुंचा था जब शौर्य कोको को ढूंढने के लिए होटल से बाहर निकल आया था, और कोको उस आदमी के कार की डिग्गी में छुप चुकी थी। आन्विक कुछ ही देर में उस आदमी के फ्लैट के पास पहुंच गया। उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया और बड़े ध्यान से उस बिल्डिंग को देखता रहा, मानो अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा हो कि उस आदमी का फ्लैट कौन सा हो सकता है। उसी वक्त ध्वंस तेजी से अपनी कार रोकते हुए बाहर निकला। जैसे ही उसने अपनी कार पार्क की, वहां कई और कारें भी आकर रुक गईं। उनमें से विनाश गंभीर चेहरे के साथ बाहर निकला और सीधे अंदर जाने लगा। उसने ध्वंस को देख लिया और थोड़ा सा शॉक होकर बोला, तुम यहाँ? ध्वंस ने भी उसे देखा और अपने लंबे बालों को पीछे हटाते हुए ठंडी आवाज में बोला, तो क्या तुम मेरे हमशक्ल को ढूंढने आए हो? क्या उन्होंने तुम्हें भी यहाँ भेजा है, या उन्हें भरोसा नहीं था कि मैं उसे ढूंढ पाऊंगा? विनाश थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। उसे ऐसे देख ध्वंस ने उसे घूरते हुए पूछा, तो तुम यहाँ क्यों आए हो? विनाश सिगरेट से खेलते हुए बोला, मैं उस बेवकूफ लड़की को लेने आया हूँ, जो हमेशा मुसीबत में फंसी रहती है। ध्वंस ने यह सुनकर शैतानी मुस्कान के साथ कहा, लगता है तुम इस मौके का फायदा उठाकर उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हो। वैसे मैं जल्दी ही बच्चे पैदा करने वाला हूँ, तुम्हें भी कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारे बच्चों में ज्यादा एज गैपिंग न हो। ये सुनकर विनाश के दिमाग में एक प्लानिंग आई और दोनों के होठों पर शैतानी मुस्कान आ गई। इत्तेफाक से शौर्य का एक दोस्त भी उसी बिल्डिंग में रहता था, और उस रात वे सब उसके फ्लैट में रुकने वाले थे। कोको घबराई हुई पार्किंग एरिया के पास ही खड़ी थी। जैसे ही शौर्य और उसके दोस्तों ने अपनी कारें पार्क की और बाहर निकले, उनमें से एक दोस्त की नजर अचानक कोको पर पड़ी। उसने इशारे से बाकी दोस्तों को बाईं ओर देखने का इशारा किया। जब सभी ने उसकी ओर देखा तो उनकी आंखों में चमक आ गई। कोको अभी भी उदास थी, लेकिन अचानक उसने विनाश और ध्वंस को फ्लैट में अंदर जाते देखा। उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो गई और तेजी से उनकी तरफ दौड़ने लगी। कोको अभी एंट्रेंस के पास ही पहुंची थी कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गिर पड़ी। उसने विनाश को आवाज देने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि अचानक किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। कोको खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही, मगर सफल नहीं हो पाई, और देखते ही देखते विनाश और ध्वंस उसकी नजरों से ओझल हो गए। ये देखकर कोको की सारी उम्मीद टूट गई। वो हाथ पैर चलाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहा था। रात होने के कारण वहां आसपास कोई नहीं था और इकलौता गार्ड भी बेहोश पड़ा था। ऊपर से विनाश के कमांडो भी बिल्डिंग के अंदर जा चुके थे। ध्वंस आन्विक को ढूंढ रहा था अपने कमांडोज के साथ, और विनाश कोको को। आन्विक किसी तरह उस आदमी के फ्लैट तक पहुंच गया।
उसने दरवाजे पर बेल बजाई और हाथ में पकड़े गन को देखकर शैतानी मुस्कान के साथ दरवाजे को देखने लगा। दरवाजा अब तक नहीं खुला था, इसलिए उसने फिर से बेल बजाई। तभी अंदर से एक औरत की आवाज आए, आ रही हूँ बाबा, क्यों बार बार बेल बजा रहे हो? कुछ सेकंड बाद ही दरवाजा खुल गया। सामने खड़ी औरत ने जैसे ही सिर उठाकर देखा, बाहर से दरवाजा अचानक बंद हो गया, जिससे वह चौंक गई। उसने जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हैरान होकर वो बुदबुदाई, कौन था? क्या कोई बच्चा मजाक कर रहा था? जब कोई नहीं दिखा तो वो औरत हैरानी से दरवाजा बंद करके अंदर चली गई। उधर ध्वंस आन्विक को पकड़कर सीढ़ियों से नीचे घसीटते हुए लाया। उसने आन्विक को दीवार पर जोर से फेंका और गुस्से में बोला, तुम्हारे कारण मैं अपनी सुहागरात नहीं मना पा रहा हूं, और तुम यहाँ खून खराबा करने आए हो। उसकी गुस्से भरी आंखें आनविक पर टिकी थीं। आनविक भी गुस्से में उसे देख रहा था और दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शिकार को चुराने की? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुनकर ध्वंस शैतानी हंसी हंसा। अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए वो गन को लोड करके सर्द आवाज में बोला, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सुहागरात के बीच में आने की? मैं भी तुम्हें जान से मार डालूंगा। दोनों ने अपनी बंदूकें एक दूसरे पर तान दी और गुस्से में एक दूसरे को घूरने लगे। इस बीच शौर्य और उसके दोस्त कोको को अपने फ्लैट में ले गए थे। उन्होंने कोको के हाथों को बिस्तर के पास बांध दिया था। उनमें से कुछ के चेहरे पर चोट के निशान थे, क्योंकि कोको ने खुद को बचाने के लिए उन सबको मारा था। उसे पहले से ही फाइटिंग सीखी थी, मगर इतने सारे लोगों के सामने वह ज्यादा देर टिक नहीं पाई थी। कोको अभी भी अपने पैरों को हिला रही थी। शौर्य का एक दोस्त उसके पैरों को पकड़ते हुए हंसकर बोला, इस लड़की ने हमें बहुत भगाया, होटल से भी भाग निकली थी, मगर देखो, भगवान ने इसे हमारे पास ही ला दिया। शौर्य शैतानी मुस्कान के साथ कोको को देख रहा था। कमरे में शौर्य और उसके 3 दोस्त मौजूद थे, और वे चारों कोको भेड़ियों की तरह घूर रहे थे। कोको शौर्य को देखते हुए डर कर बोली, अंडस्को, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मगर तभी कोको की चीख गूंज उठी, आह! कोको रोते हुए बोली, अंडस्को, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लगातार कोको खुद को छुड़ाने की कोशिश भी कर रही थी। शौर्य हंसते हुए बोला, अंडस्को, अरे मेरी प्यारी अग्निता भास्कर, ऐसे कैसे तुम्हें जाने दूं? इतनी मुश्किल से तो हाथ आए हो। शौर्य अपने शर्ट के बटन खोलते हुए डेविल स्माइल करके कोको को देख रहा था। शौर्य कोको के पास पहुंचकर उसके हाथ को पकड़ता है, फिर उसके गालों को सहलाकर बोला, अंडस्को बेबी, क्यों इतना चिल्ला रही हो? चुपचाप हमारा साथ दो, वरना दर्द तुम्हें ही होगा। उद्धरण चिन्ह। शौर्य का एक दोस्त और भी ज्यादा मजबूती से कोको के हाथ को पकड़ लेता है। कोको ने सारी उम्मीद खो दी थी। वो चीखते हुए बोली, अंडस्को, नहीं, छोड़ो मुझे, एंग्री बर्ड। कोको को बस इस वक्त विनाश ही याद आ रहा था। शौर्य कोको के गालों पर किस करते हुए जैसे ही उसके शर्ट के एक बटन को खोलता है, कोको को लगा सब खत्म हो गया है। शौर्य हंसते हुए उसके शर्ट के 2 बटन को खोलकर उसके गर्दन पर किस करने लगा। कोको को बहुत गंदा फील हो रहा था। शौर्य जैसे ही कोको के गर्दन पर किस करते हुए उसके सीने तक पहुंचने वाला था, अचानक एक तेज धड़ाम की आवाज सुनाई दी। सभी इस आवाज को सुनकर चौंक गए थे। शौर्य और उसके सभी दोस्त चौंकते हुए दरवाजे की तरफ देखते हैं, मगर उन्हें रूम के दरवाजे पर कोई हलचल नहीं दिखी। शौर्य का एक दोस्त बोला, अंडस्को, रुको, मैं देखकर आता हूं। इतना कहते ही वो वहां से बाहर चला गया। मगर 30 सेकंड बाद भी वो वापस नहीं आया, तो शौर्य आंखें सिकोड़कर बोला, अंडस्को, जब तक वो नहीं आता, हम अपना काम करते हैं। इतना कहते ही वो जैसे ही कोको के होठों पर होठ रखने वाला था, अचानक शौर्य की दर्द भरी आवाज गूंज उठी। कोको, जिसने सारी उम्मीद खो दी थी, वो एकदम से आंखें खोल देती है। उसने आंसू भरी आंखों से दरवाजे की तरफ देखा, तो उसे एक जाना पहचाना इंसान दिखा। विनाश, जिसके होठों के बीच हमेशा की तरह जलती हुई सिगरेट दबी थी, और उसका एक हाथ जेब में था। वो कोल्ड भाव से रूम में मौजूद लोगों को देखता है। विनाश एक विलेन जैसा दिख रहा था। विनाश अपने होठों के बीच से सिगरेट निकालकर जलती हुई निगाहों से कोको को देखकर मुस्कुराकर बोला, अंडस्को, ओह, ऐसा लगता है मैंने तुम सबके एंटरटेनमेंट में खलल डाल दी है। मैं बस यहाँ गलती से आ गया था। गलती से आ गया था शब्द सुनते ही कोको की आंखें बड़ी हो गई। उसने देखा विनाश जा रहा है, तो वो एकदम से चिल्लाते हुए बोली, अंडस्को, नहीं, रुको। विनाश रुककर अंजाम बनकर बोला, अंडस्को, क्या तुम मुझे बुला रही हो? क्या तुम मुझे जानती हो?
उसके सवाल को सुनकर कोको हैरान हो जाती है, यहाँ तक कि वहां मौजूद हर कोई हैरान हो गया था। शौर्य गुस्से में विनाश से बोला, अंडस्को, चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारी मौत मेरे हाथों ही होगी। विनाश की आंखें छोटी हो जाती है, पर फिर भी वो मुस्कुराते हुए सरकास्टिक टोन में बोला, अंडस्को, मैंने कहा ना, मैं बस गलती से आ गया था। शौर्य हैरान होकर सोचने लगा, यह उसके दोस्त का फ्लैट है और यह आदमी फ्लैट का दरवाजा तोड़कर रूम में आ गया है और फिर भी कह रहा है कि गलती से आ गया है। ये सोचते ही उसका चेहरा गुस्से में लाल हो जाता है। वही कोको रोते हुए बोली, अंडस्को, एंग्री बर्ड, मेरी हेल्प करो प्लीज। विनाश उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। उसने देखा कोको के शर्ट के 2 बटन खोले हुए हैं, तो उसकी आंखें गहरी हो गई और चेहरा डार्क हो गया। मगर फिर भी वह अपने कंधे को ऊपर करते हुए बेफिक्र भरी आवाज में बोला, अंडस्को, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था? विनाश कभी भी अनजान लोगों की मदद नहीं करता। मुझे कोई एक कारण बताओ कि मैं तुम्हारी मदद करूं। उसने जैसे ही कहा, रूम में सन्नाट छा गया। कोको को तो इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि विनाश उसकी हेल्प नहीं कर रहा। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। वो सोचने लगी कि वो कैसे विनाश को रोके। उसने देखा विनाश फिर से जा रहा है, तो वो एकदम से चिल्लाते हुए बोली, अंडस्को, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। विनाश अपने कानों को सहलाते हुए, आंखों को रोल करते हुए घमंड से बोला, अंडस्को, क्या कहा? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा और मुझे याद नहीं कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड थी। कोको को बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर विनाश के अलावा उसे कोई नहीं बचा सकता था। इसलिए उसने उसे उम्मीद भरी नजरों से देखकर कहा, अंडस्को, प्लीज मुझे बचा लो, मैं पक्का तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी। विनाश उसे बीच में ही रोकते हुए बोला, अंडस्को, 1 मिनट, अभी तुमने कहा तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और अब कह रही हो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। शौर्य इरिटेट होकर बोला, अंडस्को, चुपचाप यहां से चले जाओ, समझे तुम। वो अपनी गन को निकाल लेता है। वो शूट करता उससे पहले ही विनाश उसके पैर पर शूट करते हुए दांत पीसकर बोला, अंडस्को, अभी मैं बात कर रहा हूं, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है? इतना कहते ही वो कोको को देखकर बोला, अंडस्को, हाँ, अब बोलो। कोको गहरी सांस लेकर बोली, अंडस्को, तुम जो कहोगे मैं करूंगी, पक्का, बस मुझे बचा लो। विनाश डेविल स्माइल करके बोला, अंडस्को, ठीक है, अपनी इस बात को याद रखना, तुम्हें जिंदगी भर मेरी बात माननी होगी। कोको बिना सोचे समझे अपने सर को हिला देती है। तभी शौर्य अपने दोस्तों से बोला, अंडस्को, मार डालो इसे। उसके सारे दोस्त एक साथ विनाश की तरफ भागते हैं। विनाश अपनी गर्दन को सहलाते हुए डेविल स्माइल करने लगा। शौर्य के दोस्त विनाश को छू पाते उससे पहले ही विनाश एक जोरदार किक उनके पेट पर मारता है और दूसरे की कलाई को पकड़कर अपने खंजर को निकलते है। उसने एक को पकड़कर उसके गले को काट दिया और दूसरे के माथे के बीचों बीच एक गोली मार दी। विनाश ने शौर्य के सारे दोस्त को मार दिया था। अब केवल शौर्य ही बचा था और डर से कांपने लगा था। वो कुछ कहता, मगर विनाश उससे पहले ही उसके माथे के बीचों बीच गोली मार देता है। पूरे रूम में सन्नाटा छा गया था। कोको तो ये सब देखकर शौक में चली गई थी। इतना खून खराबा वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और एकदम से बेहोश हो गई। विनाश ये देखकर उसके पास जाता है और उसके हाथ को खोलकर उसके होठों को सहलाते हुए शैतानी हंसी हंसकर बोला, अंडस्को, जिंदगी भर तुम्हें इसी खून खराब के साथ रहना है और तुम अभी से ही बेहोश हो गई, लिटिल कुकी। उसकी आंखों में एक अजीब सी फीलिंग नजर आ रही थी। उसके सीने में एक अजीब सी हलचल होने लगी थी, मगर विनाश बिल्कुल भी नर्म नहीं लग रहा था। वह हमेशा की तरह शैतान ही लग रहा था। कुछ देर बाद सूर्यवंशी महल, आनवी, विध्वंस, विनाशक, अलीशा और आर्या हॉल में खड़े थे। अलीशा, आर्या और आनवी शौक थी और सामने खड़े ध्वंस और आन्विक को देख रहे थे। वो दोनों ही एक दूसरे के बगल में खड़े थे। दोनों के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उनके पीछे ही कोको और विनाश भी थे। कोको अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर विनाश उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। मगर कोको ध्वंस और आन्विक को भी शौक होकर देख रही थी। आनवी कभी ध्वंस को देखती है और कभी आन्विक को। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर ये दो ध्वंस कहाँ से आ गए। आनवी दोनों को घूरते हुए दोनों के चक्कर लगाती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो भागते हुए रूम में गई और कुछ देर बाद कंघी लेकर आए। वो ध्वंस और आन्विक की तरफ बढ़ने लगी। उसके हाथ में कंघी देखकर ध्वंस एकदम से पीछे हो गया, क्योंकि उसे पसंद नहीं था कि कोई उसके बालों को हाथ लगाए।
लेकिन आन्विक अपनी जगह पर खड़ा था। ये देखकर आनवी खुश होकर बोली, अंडरस्को, ये अनु है, मैं पहचान गई। पर तुम दोनों एक जैसा क्यों हो? इतना कहते ही वो आन्विक के हाथ को पकड़ लेती है। वही ध्वंस आन्विक को बुरी तरह देखने लगा। ध्वंस देख रहा था कि आनवी आन्विक को कितनी खुश होकर देख रही थी, तो वो आईब्रो सिकोड़े बिना न रह सका। उसने आगे बढ़कर पूछा, अंडरस्को, मॉम, क्या आप इसे जानती है? आनवी ध्वंस को देखकर अपने सिर हिलाकर बोली, अंडरस्को, हाँ, यह अनु है, पर तुम दोनों बिल्कुल सेम टू से हो। ध्वंस कहीं ना कहीं समझ रहा था कि आन्विक कौन हो सकता है, मगर उसे कोई भी पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही थी कि जो वह सोच रहे हैं। ये सब सोचते हुए उसने और विनाश ने एक दूसरे को देखा। तभी ध्वंस के दिमाग में कुछ आया। वो तुरंत अपने फोन को निकालकर किसी को कुछ मैसेज करता है। उसके बाद तुरंत वहां से अपने रूम की तरफ जाने लगा। विध्वंस आवी के हाथ को पकड़कर सर्द आवाज में बोला, अंडरस्को, बाबी डॉल, रात काफी हो गई है, तुम्हें इतनी रात तक जागना नहीं चाहिए। कल हम हॉस्पिटल जाएंगे तुम्हारे चेकअप के लिए, इसलिए तुम्हें जल्दी सोना है। आनवी परेशान होकर बोली, अंडरस्को, नहीं, मुझे नहीं जाना। पहले मुझे जानना है ये दो दो क्यों है, बिल्कुल सेम टू सेम। विध्वंस उसके हाथ को पकड़कर उसे ले जाते हुए बोला, अंडरस्को, ये सुबह जान लेना, अभी बहुत रात हो गई है। मगर आनवी जिद करके बोली, अंडरस्को, नहीं। पर विध्वंस उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे जबरदस्ती लेकर जा रहा था। आनवी आन्विक की तरफ देखकर चलते हुए एकदम से बोली, अंडरस्को, तुम कहीं जाना मत, यहीं पर रहना, मैं सुबह तुमसे मिलने आऊंगी। फिर वह अलीशा से बोली, अंडरस्को, अलीशा, अनु को उसके रूम में छोड़ दो। विध्वंस उसे जबरदस्ती लेकर चला गया था, क्योंकि आवी की कंडीशन ठीक नहीं थी, उसका इस तरह रात में जागना भी ठीक नहीं था। उन दोनों के जाने के बाद अलीशा आन्विक के सामने खड़ी हो गई। आलिशा गौर से उसे देखते हुए हैरानी से पूछती है, अंडरस्को, तुम कौन हो? और तुम बिल्कुल ध्वंस की तरह दिखते हो। अन्विक बहुत ही रुडली बोला, अंडरस्को, मुझे तो पता ही नहीं था मैं उसके जैसा दिखता हूँ। कहते ही वो ऊपर चला गया, क्योंकि किसी और से बात करना पसंद नहीं करता था, उसे केवल आनवी पसंद थी बस। ऊपर आन्विक को जो खाली रूम दिखा वो उसमें घुस गया। आलिशा और आर्या तो अभी भी सदमे में थी। आर्या मुंह बनाकर बोली, अंडरस्को, सिर्फ शक्ल ही एक जैसी नहीं है, जुबान भी एक जैसी है कड़वी, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इसका हम सबसे कोई लेना देना है। पर आनवी ने कभी भी जुड़वा बच्चे को जन्म नहीं दिया, तो ये ध्वंस का जुड़वा भाई नहीं होना चाहिए। इतना कहते ही वो सोच में पड़ जाती है। अलीशा भी सोच में पड़ गई थी। विनाशक चुपचाप खड़ा था, उसने कुछ भी नहीं कहा। तभी कोको अपने हाथ को विनाश से छुड़ाते हुए जोर से चिल्लाई, अंडरस्को, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। कितनी जोर से तुमने मेरे हाथ को पकड़ा है, एंग्री बर्ड। अचानक ही सभी को नजर कोको और विनाश पर चली गई थी। विनाश कोको पर अपनी पकड़ कसते हुए आर्या और विनाशक को देखने लगता है। उसने बहुत ही गौर से आर्या को देखा, फिर बिना इमोशंस के बोला, अंडरस्को, मुझे इससे शादी करनी है। कोको हैरानी से बोली, अंडरस्को, अरे रुको, तुमने केवल गर्लफ्रेंड बनने को कहा था, बीवी बनने को नहीं, छोड़ो मुझे। वही विनाश उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वो जबरदस्ती उसे लेकर अपने रूम की तरफ चला जाता है। उसके जाते ही आर्या जो सदमे में थी, वो खुश होकर बोली, अंडरस्को, विनाश ने मुझसे बात की, वाह, और अब मेरे पास भी बहू आने वाली है। मगर फिर कुछ सोचकर वो विनाशक के पैर पर जोर से लात मारकर गुस्से से बोली, अंडरस्को, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। तुम भी मुझे शादी से पहले अपने रूम में जबरदस्ती रखते थे, और उसे देखो, तुम्हारी तरह वह भी बेशर्म है। कैसे मेरी होने वाली बहू को जबरदस्ती अपने रूम में रख रहा है। तुमने मेरे साथ जबरदस्ती और मेरे साथ सोए थे, कहीं वो भी तो ऐसा नहीं करने वाला है, हे भगवान। विनाशक उसे गुस्से में देख रहा था, फिर दांत पीसकर बोला, अंडरस्को, जिस बेटे के लिए तुम मुझे मार रही हो, भूलो मत, उसने तुम्हें अभी तक मॉम एक्सेप्ट नहीं किया। आर्या घमंड से बोली, अंडरस्को, अगर एक्सेप्ट नहीं करता तो वो मुझे क्यों बताता कि उसे शादी करनी है। जाकर अपने दिमाग का इलाज करो, समझे रोबोटिक कहीं के, तुम्हारे अंदर तो कोई फीलिंग से नहीं है, तो तुम क्या समझो। आर्या मुंह बनाते हुए चली गई, मगर वो बहुत ही ज्यादा खुश थी कि उसके पास अब एक बहू आने वाली है। यही नहीं, उसे लगा कि जैसे विनाश ने आज बात की, वो फ्यूचर में भी उससे बात करेगा और उसे मॉम लगेगा। ध्वंस जब अपने रूम में पहुंचा तो उसने देखा अविका बहुत ही आराम से बेड पर सो रही थी। ये देखकर उसे ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर जलने लगा हो। वो गुस्से में उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था।
फिर वह भी अपने कपड़े को बदलते हुए अविका के पास सो जाता है। क्योंकि सुहागरात की सारी प्लानिंग उसकी बर्बाद हो चुकी थी, इसलिए उसे सारी एनर्जी बचाने की सोची ताकि कल वो अविका को भागने का मौका न दे। लेकिन विनाश ने ऐसा नहीं सोचा था। कोको बेड पर बैठी थी और हैरान थी। विनाश पहले ही शर्ट उतार चुका था और अब सोफे पर बैठा वाइन पी रहा था। कोको 10 मिनट तक वेट करती है, फिर गुस्से में बोली, अंडिस्को, रूम से जाओ ताकि मैं सो सकूं। विनाश की आईब्रो ऊपर हो गई। वो उसे घूरते हुए बोला, अंडिस्को, क्या तुम मुझे मेरे रूम से निकाल रही हो? कोको चुप हो गई, फिर खड़ी होकर जाने लगी। ये देखकर विनाश खड़ा हो गया। वो काफी मर्दाना लग रहा था। उसने शर्ट नहीं पहनी थी, इसलिए वो काफी अट्रैक्टिव भी लग रहा था। विनाश ने देखा कोको दरवाजा खोलने ही वाली है, तो वो एकदम से कोको को पकड़कर उसे घुमाते हुए दीवार से सटा देता है। विनाश के सख्त होठ कोको के होठों से टकरा रहे थे, इसलिए कोको की सांसें थम गई, मगर विनाश से आ रही तंबाकू और वाइन की स्मेल उसे डरा रही थी। विनाश उसके होठों को दांतों के बीच दबाकर सर्द आवाज में बोला, अंडिस्को, कहाँ जा रही हो लिटिल कुकी? कोको को अपने होठ पर दर्द हुआ, मगर उसका दिल भी तेजी से धड़कने लगा। बहुत ही मुश्किल से वो बोली, अंडिस्को, वो बाहर सोने। विनाश उसके कमर पर हाथ फेरते हुए उसके गर्दन को चूमकर बोला, अंडिस्को, क्या मैंने जाने को कहा? यही नहीं, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, इसलिए हम साथ में सोएंगे। वैसे मुझे शर्ट उतारकर सोने की आदत है, तुम चाहो तो अपने कपड़े भी उतार सकती हो। कोको, अंडिस्को, बेशर्म इंसान हो। विनाश कोको के बेहद करीब था और कोको का दिल जोरों से धड़क रहा था। कोको से जब ये सहन नहीं हुआ तो उसने विनाश के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर धकेल दिया। गुस्से में उसने कहा, मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगी, समझे? विनाश ने एक शैतानी मुस्कान के साथ जवाब दिया, पर मैं तो सोऊंगा। इतना कहते हुए उसने कोको को कमर से मजबूती से पकड़कर उठा लिया और उसे बिस्तर पर फेंकते हुए पीछे से गले लगा लिया। कोको को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि कोई इंसान इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। वो गुस्से में अपने हाथ पैर चलाते हुए चिल्लाए, छोड़ो मुझे, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? विनाश ने बेशर्मी से कहा, नहीं, मुझे नहीं आती। कोको के पास अब कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे, लेकिन वो फिर भी उसे खुद से अलग करने की कोशिश में लगी रही। ये देखकर विनाश उसे और मजबूती से पकड़कर अपने साथ चिपका लेता है और धमकी देते हुए कहता है, अगर तुमने हिलना डुलना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारे कपड़े उतार दूंगा। फिर सोचो हमारे बीच और क्या क्या हो सकता है। इतना कहते हुए उसने कोको के कपड़े को पकड़ लिया। कोको घबराते हुए जल्दी से उसके हाथ को पकड़कर बोली, नहीं, मत करो, मैं नहीं हिलूंगी। उसे अपनी बात मानते हुए देखकर विनाश सैटिस्फाइड होकर मुस्कुराया। उसने कमरे की लाइट बंद कर दी और कोको के ऊपर अपना पूरा वजन डालकर लेट गया। कोको को बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर इस समय वो डरी हुई थी क्योंकि विनाश कुछ भी कर सकता था। उसने अपने कपड़ों को कसकर पकड़ लिया ताकि विनाश उसे न उतार सके। वो रात भर ठीक से सो भी नहीं पाए क्योंकि वो विनाश से डर रही थी कि कहीं वो उसके साथ कुछ न कर दे। सुबह के लगभग 4 बजे उसे थोड़ी नींद आ ही गई। सुबह के 6 बजे अविका नहाकर मंदिर में पूजा कर रही थी। पूजा के बाद वो सभी के लिए नाश्ता बनाने के लिए किचन में चली गई। तभी उसने कुछ शोर की आवाज सुनी। वो किचन से बाहर आए तो देखा कि कई लोग महल के अंदर आ चुके थे। वो थोड़ी हैरान हो गई। उन सब में जितनी भी लड़कियां थीं, वे बेहद खूबसूरत थीं और उन्होंने 1 पीस ड्रेस पहनी थी। उनके हाथों में ढेर सारी ड्रेस थी जो शादी के जोड़े लग रहे थे। अविका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी कुछ और लोग अंदर आए जिनके हाथों में कुछ बॉक्स थे। अविका कंफ्यूज हो गई। उसने एक लड़की से पूछा, आप लोग कौन हैं? लड़की ने मुस्कुराते हुए बहुत ही रिस्पेक्टफुली कहा, हमें यहाँ बुलाया गया है ताकि हम दुल्हन के लिए शादी का जोड़ा फिटिंग करवा सकें। शादी का जिक्र सुनते ही अविका हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसकी शादी होने वाली है। अनु धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह अपने बालों में हाथ फेरते हुए बिना किसी को देखे बाहर जाने लगा। उसे देखकर अविका जल्दी से उसके सामने आकर बोली, स्वामी, ये आपकी कॉफी। लेकिन अनु उसे बुरी तरह डांट देता है। अविका ये सुनकर अंदर तक सहम जाती है और 2 कदम पीछे हट जाती है। इसके बाद अनु बिना कुछ कहे बाहर चला जाता है। अविका अपने बालों को सहलाते हुए और माथे पर हाथ रखकर उलझन में पड़ गई कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उसी वक्त ध्वंस भी नीचे आया। उसे देखते ही अविका थोड़ी हैरान हुई, पर जल्दी ही अपने आप को संभाल लिया।
वो ध्वंस के पास आकर मुस्कुराते हुए बोली, स्वामी, ये आपकी कॉफी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, ध्वंस उसे भी गुस्से में घूरता है और बाहर चला जाता है, क्योंकि अविका कल जल्दी सो गई थी। इस बात से वो नाराज था। वही अविका अब पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुकी थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि अनु और ध्वंस में से उसका असली स्वामी कौन है, जिससे उसके सिर में दर्द होने लगा। तभी आर्या और आन्वी भी नीचे आ गई। दोनों बहुत खुश नजर आ रही थी। आर्या ने उन लड़कियों को देखा जो लहंगे लेकर आई थी और खुशी खुशी बोली, तुम लोग इतनी जल्दी आ गए। कोई बात नहीं, मेरी बहू जल्दी ही आ जाएगी और वह अपनी पसंद का लहंगा चुन लेगी। फिर तुम लोग उसका साइज भी ले लेना। आर्या ने एक दूसरे ग्रुप की तरफ देखकर कहा, मेरी बहू खुद डिसाइड करेगी कि उसे किस मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करवाना है। वहां मौजूद 3 ग्रुप्स दुनिया के जाने माने मेकअप आर्टिस्ट थे, जिन्हें विनाश ने आर्या की खुशी के लिए इकट्ठा किया था। आन्वी आसपास नजर घुमाते हुए धीरे से बोली, पर शेरवानी कहाँ है? क्या विनाश बिना कपड़ों के ही रहेगा? ये तो अजीब लगेगा। आर्या हंसते हुए बोली, अरे ऐसा नहीं है। अगर उसे शेरवानी चाहिए तो वह खुद जाकर खरीद सकता है। क्या उसके पास पैसे नहीं है? आन्वी भी हंसते हुए बोली, हाँ सही कहा, लेकिन वो अभी छोटा है। उसकी शादी इतनी जल्दी क्यों हो रही है? उसे तो पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। आर्या ने आराम से जवाब दिया, वो शादी के बाद भी पढ़ाई कर सकता है। हमें बस शादी पर ध्यान देना है। अविका ये सब सुनकर कंफ्यूज हो गई कि क्या उसके जेठ जी की शादी हो रही है। वो जल्दी से आर्या के पास जाकर बोली, माताश्री, क्या सच में जेठ जी विवाह कर रहे हैं? आर्या खुश होकर बोली, हाँ बिल्कुल, अब तुम्हारे पास भी एक जेठानी होगी। इसके बाद वो जल्दी जल्दी कमांडो को सभी कामों को लगाने लगती है। कोई महल सजा रहा था, कोई मिठाइयां बना रहा था और कोई सफाई कर रहा था। बाहर खड़े कमांडो के कैप्टन ने ये सब देखा और सोचने लगा कि क्या उनकी ट्रेनिंग घर के कामों के लिए थी। तभी आन्वी उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ मारकर बोली, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? किचन में अभी खाना नहीं बना है, जाकर बना लो। तुम लोग फ्री में पैसे नहीं ले सकते। कैप्टन कुछ कहना चाहता था, लेकिन आन्वी के गुस्से से डरकर चुपचाप किचन में चला गया। कुछ देर बाद विनाश और कोको भी नीचे आ गए। नीचे इतनी सारी तैयारी देखकर कोको हैरान हो गई। अविका दौड़ते हुए कोको के पास आई और उसके हाथ को पकड़कर बोली, कोको, तुम्हारी शादी हो रही है जेठ जी से, पर तुमने पहले क्यों नहीं बताया? चलो पहले अपने कपड़े देख लो। कोको को मानो सब सपना लग रहा था। वह हैरानी से पलटकर विनाश को देखने लगी, जो बिना किसी भाव के खड़ा था। फिर कोको बोली, अंडरस्को, मेरी कोई शादी नहीं हो रही। अविका ने एक्साइटेड होकर आगे कहा, तुम्हें नहीं पता, मैंने माताश्री को कहते हुए सुना था कि तुम्हारी शादी जेठ जी से हो रही है। जल्दी से अपने कपड़े देखो, सब कितने खूबसूरत हैं। कोको अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पाई थी कि यह सब क्या हो रहा है। तभी अचानक दरवाजे की ओर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। सभी लोग दरवाजे की ओर देखने लगे। मिस्टर भास्कर को अनु पकड़कर अंदर ला रहा था। मिस्टर भास्कर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उनकी नजर कोको पर पड़ी, वो खुशी से बोले, कोको। कोको कुछ कह पाती उससे पहले ही अविका उनके पास जाकर बोली, अंकल, आपको भी पता है कि को की शादी हो रही है। लगता है आप कन्यादान करने आए हैं। ये सुनकर मिस्टर भास्कर हैरानी में डूब गए और उनके मुंह से केवल 2 शब्द निकले, क्या शादी? अविका ने खुशी से कहा, हाँ शादी। बेचारी कोको अभी भी सदमे में खड़ी थी। मिस्टर भास्कर कोको को देखकर खुशी तो हो रही थी, लेकिन वे हैरान भी थे। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई और हर किसी को देखने लगे। तभी उनकी नजर शादी के जोड़े पर पड़ी और उनका दिल जोर से धड़कने लगा। वे कोको को खुश देखना चाहते थे, लेकिन उनके मन में एक डर था। उनकी नजर फिर विनाश पर गई और उन्होंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। विनाश हमेशा की तरह एक दबंग अंदाज में खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। विनाश ने महसूस किया कि कोई उसे घूर रहा है, तो उसने पलटकर मिस्टर भास्कर को देखा। मिस्टर भास्कर डरकर एक कदम पीछे हट गए और मन ही मन बड़बड़ाने लगे, भला मैं इस इंसान को अपना दामाद कैसे बना सकता हूँ? ये तो किसी माफिया की तरह लग रहा है। क्या शादी के बाद मेरी कोको खुश रहेगी? कहीं ऐसा न हो कि ये उसे भी धमका कर रखे। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, वरना मेरी कोको की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसी बीच विनाश ने उन्हें ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे उनके मन की बात जानने की कोशिश कर रहा हो। अनु बिना किसी भाव के खड़ा था। जब उसने देखा कि आन्वी शादी का जोड़ा देख रही है, तो वह भी उसके बगल में आकर खड़ा हो गया।
उसे किसी और से कोई मतलब नहीं था। आन्वी खुशी खुशी शादी का जोड़ा देख रही थी। फिर उसने कोको को बुलाते हुए कहा, कोको, देखो ये शादी का जोड़ा कितना खूबसूरत है। क्या तुम्हें ये पसंद है? पर ये थोड़ा भारी भी है, क्या तुम इसे संभाल पाओगी? इतना कहते ही उसने जल्दी से कोको को अपने पास बुला लिया और उसे शादी का जोड़ा दिखाने लगी। मिस्टर भास्कर तुरंत कोको के पास आए, उसके हाथ को पकड़कर एक मुस्कान के साथ आनवी से बोले, मिसेज सूर्यवंशी, मुझे पता है कि आप मेरी कोको का बहुत ध्यान रखती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह शादी सही नहीं है। उनकी बात सुनते ही डिजाइनर, मेकअप आर्टिस्ट आर्या और विनाश भी मिस्टर भास्कर की तरफ देखने लगे। मिस्टर भास्कर को थोड़ी डिस्कम्फर्ट महसूस हुई। उन्होंने सबको परेशान देखकर मुंह बंद कर लिया। तो आर्या जल्दी से बोली, क्या हुआ? क्या मैंने आपसे इस बारे में पहले बात नहीं की थी? मिस्टर भास्कर जल्दी से बोले, लेकिन आपने यह नहीं कहा था कि शादी आज ही होगी। मेरी कोको अभी बहुत छोटी है और कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है। इस वक्त शादी करना उसके लिए सही नहीं है। और आपके बेटे को देखिए, उसकी उम्र लगभग 28 से 29 साल होगी। वो मेरी कोको से काफी बड़ा है। उनके सोचने समझने के तरीके भी अलग हैं। इतना कहते ही वे रुक गए, क्योंकि वे विनाश के बारे में कुछ बोलने वाले थे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि विनाश उन्हें बहुत ही खतरनाक नजरों से देख रहा है, जिससे वे और कुछ नहीं बोल पाए। जब आर्या ने यह महसूस किया, तो वो गुस्से में विनाश को देखते हुए बोली, विनाश, ये तुम्हारे होने वाले ससुर जी हैं, तुम उन्हें इस तरह नहीं देख सकते हो। आर्या ने मिस्टर भास्कर को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, आप जो भी कहना चाहते हैं, साफ साफ कहिए। आपको डरने की जरूरत नहीं है। उम्र हो या रिश्ता, आप दोनों में ही उसे बड़े हैं। इससे मिस्टर भास्कर को थोड़ी हिम्मत मिली और उन्होंने कहा, आपका बेटा बहुत गुस्सैल है और हमेशा खून खराबा करता है। क्या होगा अगर कभी मेरी कोको ने उसे गुस्सा दिला दिया और गुस्से में उसने उसे चोट पहुंचाई? कोको मेरी इकलौती बेटी है और मेरी पत्नी के जाने के बाद मैंने उसे बहुत प्यार से पाला है। मैं तो उस पर कभी गुस्सा भी नहीं करता। लेकिन आपके बेटे पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। वह कुछ भी कर सकता है। उसने तो मेरी बेटी को किडनैप भी किया है। इतना कहते ही मिस्टर भास्कर शांत हो गए, मगर उन्हें भीतर ही भीतर डर लग रहा था, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि विनाश अब और भी गुस्से में है। ये सच भी था, विनाश उनकी तरफ जानलेवा नजरों से देख रहा था, मानो उनका कचूमर निकालना चाहता हो। लेकिन आर्या की नजरों का ध्यान रखते हुए वो दूसरी तरफ देखकर शांत रहा। तभी एक ठहरी हुई आवाज ने सबका ध्यान खींचा, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। अगर उसने ऐसा कुछ करने की हिम्मत की तो इसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। सबने आवाज की दिशा में देखा तो वहां विध्वंस खड़ा था और उसके ठीक पीछे विनाशक। दोनों के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और वे धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर आए। विध्वंस ने विनाश को घूरते हुए कहा, आखिर तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हारे होने वाले ससुर को लगता है कि तुम अपनी होने वाली पत्नी को जान से मार डालोगे? अगर सच में तुम ऐसा करोगे तो अभी बता दो, मैं कोको के लिए कोई और अच्छा लड़का देख लूंगा, जो शायद उसकी उम्र का हो। ये सुनकर कोको खुश हो गई और जल्दी से बोली, हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। विनाश ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा और गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, शट अप। मिस्टर भास्कर थोड़े डर के बावजूद बोले, आप देख रहे हैं, ये मेरी बेटी से किस तरह बात कर रहा है। मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए मुझे माफ कीजिएगा। भले ही आप मुझे मार डालें, मैं कभी इसके लिए राजी नहीं हो सकता। कोको खुशी से मिस्टर भास्कर का हाथ पकड़ लेती है। विनाश का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और आर्या भी थोड़ा परेशान दिखने लगी। उन्होंने उसे डांटते हुए कहा, विनाश, तुम क्या कर रहे हो? न सिर्फ अपने ससुर को डरा रहे हो, बल्कि अपनी होने वाली पत्नी को भी। अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो अकेले ही बूढ़े हो जाओगे, कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा। आर्या की डांट सुनकर विनाश उनकी ओर देखने लगा, लेकिन अपनी जगह से हिला भी नहीं और न ही कुछ बोला। ये देख विध्वंस की आंखों में एक शरारती चमक आ गई। उसने अनु की ओर मुड़ते हुए पूछा, अनु, तुम बताओ, अगर तुम्हारी शादी हो रही होती तो तुम अपनी पत्नी के साथ कैसा बर्ताव करते? क्या तुम उसे धमकाते या जान से मार डालते? अनु, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, अपना नाम सुनकर विध्वंस की ओर देखता है और सवाल समझने की कोशिश करता है। उसने अपनी होठों को दबाया और फिर आन्वी की ओर देखा। आन्वी भी उत्सुकता से उसका हाथ पकड़कर बोली, हाँ, मुझे भी जानना है, तुम अपनी पत्नी के साथ कैसा बर्ताव करोगे? क्या तुम भी विनाश की तरह अपनी पत्नी को परेशान करोगे? अनु ने विनाश की ओर देखा,
फिर कोको की तरफ और आखिर में आन्वी की तरफ देखते हुए शांति से जवाब दिया, अगर मॉम उसे पसंद करेगी तो मैं भी उसे पसंद करूंगा। मैं उसे कभी नहीं मारूंगा। विनाशक जानबूझकर विनाश को चिढ़ाने के लिए बोला, तुमने सुना? जिसे सब साइको कहते हैं, जिसने कभी दुनिया नहीं देखी, वो भी कह रहा है कि वो अपनी पत्नी को पसंद करेगा। विनाशक ये कहते वक्त भले ही शांत था, मगर उसकी नजरों से साफ था कि वह विनाश को भड़काने की कोशिश कर रहा था। विनाश को ये बात बुरी तरह खल गई और उसने गुस्से में अनु की ओर देखा और दांत पीसने लगा। मिस्टर भास्कर ने विध्वंस और आर्या की बात सुनने के बाद भी शादी के लिए हामी नहीं भरी। उन्हें विनाश से अभी भी डर लगता था, क्योंकि वे उसे अच्छी तरह से जानते थे। वे हाथ जोड़ते हुए विध्वंस के सामने माफी मांगते हुए बोले, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी बेटी आपको सौंपने को तैयार नहीं हूँ। मैं अपनी बेटी को आपके बेटे के साथ शादी करने की परमिशन नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे उस पर भरोसा नहीं है और मेरी कोको भी उससे प्यार नहीं करती है, इसलिए इतनी जल्दी शादी करना जल्दबाजी होगी। मैं अपनी बेटी को अपने साथ ले जाना चाहूंगा। इतना कहकर उन्होंने कोको का हाथ थाम लिया और सर हिलाते हुए उसे लेकर वहां से चले गए। कोको भी खुशी खुशी उनके साथ चली गई। ये कहना गलत नहीं होगा कि कोको विनाश की तरफ आकर्षित थी, लेकिन उससे प्यार नहीं करती थी। उसे अपने डैडी से बेहद प्यार था और वो कभी भी उनके खिलाफ जाकर विनाश से शादी नहीं करती। अगर मिस्टर भास्कर एक बार हाँ कर देते तो शायद कोको विनाश से शादी करने के लिए तैयार हो जाती। लेकिन कोको खुश थी कि उसके डैडी भी विनाश को अच्छी तरह समझते थे। जाते वक्त कोको ने पीछे मुड़कर विनाश को देखा, जो उसे ही देख रहा था। कोको मुस्कुराते हुए चली गई। ये देख विनाश को और भी गुस्सा आ गया। वहां एक पल के लिए शांति छा गई। हर कोई हैरान था। डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट असमंजस में थे कि उन्हें रुकना चाहिए या चले जाना चाहिए। अब सबकी नजरें आर्या पर थी। आर्या गुस्से में विनाश के पास गई और बोली, विनाश, मुझे मेरी बहू चाहिए। कैसे भी करके कोको को वापस लेकर आओ। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम कैसे लाते हो, मेरी नहीं। लेकिन याद रखना, तुम उसे जबरदस्ती नहीं ला सकते। और हाँ, तुम मुझे यह नहीं कह सकते कि मेरी बात नहीं मानोगे। मैं तुम्हारी बायोलॉजिकल माँ हूँ। मैंने तुम्हें जन्म दिया है। भले ही तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं आई है, मगर तुम यह नहीं नकार सकते कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। यह मेरा आखिरी फैसला है। कोको को लेकर आओ, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जब तक वह वापस नहीं आती, तुम इस घर में कदम नहीं रख सकते। अगर चाहो तो अपने प्यारे भाई ध्वंस को भी ले जा सकते हो, लेकिन तब तक वो भी घर में कदम नहीं रख सकता। इतने में ध्वंस अंदर आता है और यह सब सुनकर चौंक जाता है। उसे नहीं पता था कि यहाँ क्या हो रहा है और वह पहले ही उलझ गया। विनाश उसे तिरछी नजरों से देखता है और डेविल स्माइल के साथ बोलता है, हाँ बिल्कुल, मुझे यकीन है डी मेरे साथ जरूर आएगा, है ना डी? ध्वंस को वहां की सिचुएशन का ठीक से अंदाजा नहीं था, लेकिन विनाश के चेहरे के भाव देखकर वो समझ गया कि मामला गंभीर है। विनाश और ध्वंस ने पहले भी कई बार एक दूसरे का साथ दिया था, इसलिए ध्वंस ने बिना पूरी बात जाने ही मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, हमने हर काम साथ किया है, तो यह मुसीबत भी साथ ही झेलेंगे। विनाशक और विध्वंस ने एक दूसरे की तरफ देखा और समझ गए कि विनाश ने बड़ी चालाकी से ध्वंस को इस झमेले में फंसा दिया है। दोनों एक दूसरे को देखकर सोच रहे थे कि इसे ही कहते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। उधर आवी और अनु आपस में व्यस्त थे, जैसे उन्हें इस सब से कोई मतलब ही न हो। उन्होंने सोचा कि कोई उन पर ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए आवी ने अनु का हाथ पकड़कर उसे गार्डन की तरफ खींच लिया। लेकिन ये सब विध्वंस ने देख लिया और उसकी भौहें चढ़ गईं। उसे समझ में आ गया कि वे दोनों कुछ करने की प्लानिंग बना रहे हैं, इसलिए वह धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ गया। इसी बीच ध्वंस ने देखा अविका चुपचाप खड़ी है और उसे बड़ी बड़ी आंखों से ऐसे देख रही थी जैसे किसी ने उसे डांटा हो। ध्वंस ने उसे घूरते हुए ऑर्डर दिया, अंडरस्को कॉफी। तभी आर्या गुस्से में बोली, कौन सी कॉफी? अभी तो तुमने कहा कि तुम विनाश के साथ घर छोड़ने को तैयार हो, तो अब कॉफी क्यों चाहिए? ये सुनकर ध्वंस थोड़ा चौंका और विनाश की तरफ देखने लगा, जो मुस्कुरा रहा था। ध्वंस ने हैरानी से पूछा, घर छोड़ना? मैंने कब कहा कि मैं घर छोड़ने वाला हूं? आर्या ने हाथ बांधते हुए कहा, अभी अभी तुमने कहा था कि तुम विनाश के साथ हर सिचुएशन में साथ होगे, तो तुम्हें भी उसके साथ घर छोड़ना होगा, और तब तक तुम दोनों घर में नहीं आ सकते जब तक कोको को वापस नहीं लाते। ध्वंस उलझन में था और विनाश इस बीच मुस्कुराते हुए बाहर की ओर बढ़ने लगा। ध्वंस समझ चुका था कि उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। वो कुछ कहता, इससे पहले विनाशक ने उसे टोकते हुए कहा,
मैंने सुना है कि ध्वंस सूर्यवंशी एक बार जो कहता है वो पत्थर की लकीर होती है। क्या तुम इसे झूठा साबित करना चाहते हो? अब ध्वंस के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसने एक नजर अविका पर डाली और ठंडी आवाज में बोला, ठीक है, मैं इसे भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। कोको और अविका दोस्त है तो वो जरूर मान जाएगी। मगर आर्या सख्ती से बोली, बिल्कुल नहीं। अगर मिस्टर भास्कर नहीं माने और उन्होंने तुम दोनों को घर से बाहर फेंक दिया तो बेचारी अविका क्या करेगी? ध्वंस ने आंखें छोटी करके कहा, मेरे पास बहुत सारे घर और फार्म हाउस हैं, हम कहीं भी रह सकते हैं। लेकिन आर्या ने अविका को अपने पीछे छुपाते हुए कहा, नहीं, तुम कहीं भी नहीं रह सकते। विनाश जा चुका है, इसलिए अब तुम भी उसके पीछे जाओ। ध्वंस को विनाश पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वह अविका पर भी नाराज था, क्योंकि वह हमेशा अपनी पहली रात की प्लानिंग करता है और हर बार किसी न किसी मुसीबत में फंस जाता है। ध्वंस मन ही मन सोचने लगा कि वह विनाश को छोड़ने वाला नहीं है। गुस्से में बाहर निकला तो देखा कि विनाश पहले ही कार में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। ध्वंस कार में जाकर बैठा और अपनी नीली आंखों से गुस्से में विनाश की तरफ देखा। विनाश, जिसने अपने होठों के बीच एक सिगरेट दबा रखी थी, कार स्टार्ट कर देता है और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है। कुछ ही देर में वे मिस्टर भास्कर के घर के बाहर खड़े थे। दोनों घर को देख रहे थे। तभी विनाश को देखकर ध्वंस गुस्से में बोला, क्या तुम जाकर कोको को नहीं मना सकते? तुम्हारी वजह से मुझे अपनी बीवी को छोड़ना पड़ा है। बेहतर होगा कि तुम अपना मिशन जल्दी से पूरा कर लो। विनाश आराम से बैठ गया, जैसे उसे किसी चीज की फिक्र ही न हो। फिर उसने अपने सर के पीछे हाथ रखते हुए शातिरता से कहा, मैंने सुना है कि कोई लड़की तुम्हारे पीछे पड़ी है जिसे तुम चाशनी बुलाते हो। ध्वंस का दिमाग खराब हो गया। गुस्से में बोला, तुम किसकी बात कर रहे हो? मेरा दिमाग मत खराब करो। बेहतर होगा कि जाकर अपना काम करो। और तुम जिस इंसान की बात कर रहे हो वो यहाँ दूर दूर तक मौजूद नहीं है। विनाश हंसकर बोला, मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि जिस इंसान की बात तुम कर रहे हो वो ठीक हमारे सामने खड़ी है और शायद उसने तुम्हें देख लिया है। ये सुनते ही ध्वंस का दिमाग खराब हो गया। उसने सामने की तरफ देखा तो सच में कुछ दूरी पर चाशनी खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। ध्वंस ने अपने सर को पकड़ लिया और धीरे धीरे गुस्से से मसलने लगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।